राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक बहुत पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट स्टॉक के ऊपर बात करने वाले जहाँ पे ब्रूटल डाउनफॉल देखने को मिला है। मतलब स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे इस टाइम पे आ चुका है। हालांकि इस टाइम पे ये कोई अलग बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर एक कंपनी का स्टॉक ही नीचे आया है। बट ये जो कंपनी है क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर है एंड काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है, तो मुझे भी काफ़ी सारे रिक्वेस्ट कमेंट आते रहते हैं कि इसको डिटेल में कवर करिए। ये कंपनी में क्या चल रहा है, स्टॉक कितना रिटर्न दे सकता है, रिकवरी कब तक आ सकता है, रिकवर हो भी पाएगा या नहीं, बाइंग सेलिंग होल्डिंग क्या डिसीजन सही रहेगा। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके पास एक आंसर होगा कि करना क्या है इस टाइम पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के ऊपर। तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि इस कंपनी में आप में से कितने सारे लोग इन्वेस्टेड हो। तो केपीआईटी का स्टॉक जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज के दिन 695 रुपीज़ पे आ चुका है, मतलब 700 रुपये के भी नीचे। अगर एक महीने का चार्ट देखें तो नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने का देखें तो 40% गिर चुका है, एक साल का देखें तो 34% का फॉल, एंड एक साल के टॉप से चेकआउट करें तो आपको 50% का फॉल दिखेगा, क्योंकि 1400 रुपये का स्टॉक आज 700 रुपये के भी नीचे है, तो सीधा सीधा 50% से ज़्यादा गिर चुका है। 5 साल के अंदर रिटर्न अभी भी अच्छा दिखता है, 250% से ज़्यादा का रिटर्न दे रखा है। बट ये उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने एग्जैक्टली 5 साल या उससे पहले निवेश किया है। बाकी उसके बाद जिन्होंने मान लो 2023 में या 2024 में निवेश किया, वो सारे लोग आज के दिन लॉस भुगत रहे। तो आप बोल सकते हो कि दिसंबर 2022 के बाद से अप्रैल 2026 में हम आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 3.5 साल। तो 3.5 साल में कंपनी ने कोई रिटर्न बना करके नहीं दिया। तो अभी केपीआईटी का जो स्टॉक है इधर पे ब्रूटल जो डाउनफॉल हुआ, एक रीज़न तो ये है कि अभी ग्रोथ नहीं है एंड स्टॉक का प्राइस का जो रीज़न है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा डीरेट हो गया है। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 19,000 करोड़, ठीक है। कंपनी का पीई रेशो 25 पे आ चुका है। तो 25 का पी रेशो बहुत रेयर है, हमने मुश्किल से देखा है केपीआईटी को 25 के पी के ऊपर, क्योंकि एक समय ऐसा था इसको काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन बाजार देता था। एक टाइम पे 80 के पी पे था, 70 के पी के ऊपर ट्रेड होता था, एंड आज ना तो 80 है, ना तो 70, ना तो 60, ना तो 50, आज आ चुका है 25 के पी के ऊपर। एंड 10 साल का चार्ट ओपन करते, जितना डेटा अवेलेबल है वो सारा देख लेते, तो इधर पे 2019 के बाद से ही आपको डेटा मिलेगा। तो हाँ, एक समय में बहुत सस्ता हुआ करता था, अनडिस्कवर्ड कंपनी था, 9 के पी के ऊपर भी ट्रेड होता था। बट आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने के बाद 80 का पी फिर से 25 के पी के ऊपर आ चुका है। ग्रोथ कैसा ला रहा है? तो लास्ट क्वार्टर ऐसा हुआ था कि सेल्स तो ऊपर गया 9.4%, बट प्रॉफिट ऊपर जा नहीं पाया एंड 6% प्रॉफिट गिर गया। हालांकि इसके पीछे एक रीज़न ये भी है, वो जो लेबर कोड का चेंज हुआ है उसके चलते वन टाइम कॉस्ट इसको झेलना पड़ा है, एंड वो भी एक रीज़न कि आपको प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं दिख पा रहा है इस टाइम पे। बाकी चीज़ें अगर देखें लाइक आरओसीई, रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा, इंडस्ट्री लीडिंग नंबर से बहुत अच्छे। देन कर्जा है 529 करोड़ एंड कैश उससे ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए कर्जा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत कंपनी देता है। मतलब फंडामेंटली बहुत अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। प्रॉब्लम है कि ग्रोथ कितना ला पाएगा and कब तक ला पाएगा, क्योंकि अभी आईटी सेक्टर के अराउंड जो है एक पेसिमिज्म क्रिएट हुआ है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी कंपनी का बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा है, तो कैश फ्लो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर का जो स्टेक है ये कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है लास्ट कुछ समय के अंदर। इधर पे देखिए लास्ट एक साल के अंदर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं बट हुआ है, हर क्वार्टर थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। एफआई का जो स्टेक है वो भी लास्ट एक साल से हर क्वार्टर थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। बट डीएस लोग बुलिश है एंड डीएस लोग जो है ना वो खरीदते जा रहे हैं। 21% का स्टेक 25% पे आ चुका है, अच्छी बात है। पब्लिक का जो स्टेक है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ एंड वो उल्टा कम हुआ है, एक साल पहले जितना था उससे कम हुआ है। ये भी एक पॉजिटिव चेंज आप मानकर चल सकते हो। तो डीएस के अंदर कौन कौन है? तो डीएस के अंदर मीरा एसेट का नाम मिलेगा, कनाडा रोबेको का इन्वेस्टमेंट है, एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, देन मैराथन एज इंडिया फंड है, उसके बाद एचडीएफसी लाइफ है। तो ये कुछ बड़े फंड्स हैं जिनका इन्वेस्टमेंट दिखता है। डीएसपी निफ्टी का भी नाम दिखता है जो कि इन्वेस्टेड है इस कंपनी में, ठीक है। ये वो सारे फंड्स हैं जिनका स्टेक 1% से ज़्यादा है। वैसे टोटल मिला करके देखें तो बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने निवेश किया है, बट ये वो फंड्स हैं जिनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, कंपनी का 1% ही खरीद लिया या उससे ज़्यादा खरीद लिया। पब्लिक के अंदर अगर देखें तो ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जिनके पास बहुत बड़ा स्टेक हो, लाइक 1% से ज़्यादा। तो पब्लिक अगर आप देखेंगे
तो 2 साल पहले 5 लाख था टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, आज 6 लाख के आसपास है। मतलब बीच में तो पॉपुलर हुआ बहुत ज़्यादा, बट आज उतना कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं अगर आपको ईयरली शेयर होल्डिंग दिखाऊँ आपको, तो 2020 का समय था एंड तब टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर 54,000 था एंड विद इन जस्ट 2 ईयर ये इतना पॉपुलर हुआ कि 10 गुना हो गया नंबर ऑफ शेयर होल्डर। एंड उसके बाद अगर देखेंगे तो उसके बाद का जो 4 साल है वहाँ पे शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, मतलब 4 साल से उतना कोई भाव नहीं दे रहा है अभी केपीआईटी टेक्नोलॉजी को। अभी चलिए दोस्तों बिजनेस की बात करते हैं एंड बिजनेस के ऊपर बात करने से पहले हम मदद लेने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल का जो स्टडी रिपोर्ट है इसका। एंड वैसे ऐसे वाले स्टडी रिपोर्ट हम रेगुलर बेस पे शेयर करते रहते हैं, जो भी लेटेस्ट रिलीज होता है स्टॉक्स के ऊपर, एंड वो हम प्राइवेट लर्निंग ग्रुप में शेयर करते हैं। तो किसी को ज्वाइन करना है आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि कैसे ज्वाइन करना है, अदरवाइज यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे भी पता चल जाएगा, या तो टेलीग्राम जो चैनल है मेन वो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तो भी आपको पता चल जाएगा, पिन पोस्ट में दे रखा है। तो अभी ये जो स्टडी रिपोर्ट है जब रिलीज हुआ था तो उस समय पे केपीआईटी का स्टॉक था 1042 पे, सोच कर देखिए 1000 के ऊपर था स्टॉक उस समय पे, एंड आज तो 700 के नीचे आ चुका है। एंड उस समय टारगेट दिया गया था 1350 का, आज तो 700 पे स्टॉक, एंड आज तो टारगेट 30% नहीं ऑलमोस्ट डबल के आसपास का बन रहा है, राइट। ओके, तो ये स्टडी रिपोर्ट में बताया क्या गया था, तो पहले तो ये बताया गया कि केपीआईटी का जो Q3 FY26 का नंबर है वहाँ पे कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 1.5% का ग्रोथ आया था, जबकि मोतीलाल ने सोचा था 2.8% का ग्रोथ आएगा, तो एस्टिमेशन के बिलो आया ये नंबर। देन ईबिट मार्जिन आया 15.6% एंड मोतीलाल ने सोचा था आएगा 16.1%, अगेन बिलो देयर एस्टिमेशन। देन प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया 1804 मिलियन रुपीज़ एंड एस्टिमेशन था 2109 मिलियन का आएगा, मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट, ईबिट मार्जिन एंड रेवेन्यू तो तीनों एक्सपेक्टेशन के बिलो आया। मोतीलाल ओसवाल ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बिलो आया, ठीक है। अभी बिजनेस में क्या चेंजेस हो रहा है, क्या इन्होंने एक्सपेक्ट किया है, तो सबसे पहले बताया पिवट टू सोल्यूशन लीड बिजनेस अंडरवे, नियर टर्म आउटलुक रिमेन सॉफ्ट। KPIT reported an organic revenue decline of 1% in Q3 for 26, below our expectation of flat growth. The company continues to push its transition from an engineering lead model to a solution lead approach as clients increasingly look for end-to-end offering with faster time to market. Management expect a meaningful part of revenue to move this model over the next 12 to 18 months. मतलब बेसिकली एक बिजनेस के अंदर ना ट्रांजिशन चल रहा है से कहाँ से, तो इंजीनियरिंग लीड मॉडल से कंपनी अपने आप को चेंज कर रहा है एंड सोल्यूशन लीड अप्रोच के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। एंड मैनेजमेंट का ये कहना है कि 1 से 1.5 साल के अंदर जो ये मॉडल है इससे ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा ये वाला मॉडल जो सोल्यूशन लीड अप्रोच है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट का फोकस है। While we view this as a strategically positive move, it is largely long-term in nature. In the near term, client spending remain cautious. मतलब नियर टर्म थोड़ा सा हो सकता है कि स्पेंडिंग उतना ज़्यादा ना हो, उतना ज़्यादा ग्रोथ आपको ना देखने को मिले एंड अडॉप्शन में भी थोड़ा सा स्लोअर पेस देखने को मिले, तो नियर टर्म ग्रोथ थोड़ा सा टेपेड या थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप का रह सकता है, बट आगे जाके ये बढ़ सकता है एंड पॉजिटिव रह सकता है कंपनी के लिए। Despite a softer macro environment, the company continues to see opportunities in digital cockpit and powertrain in IC for IC vehicles. We expect Q4 FY26 वी यानी कि मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। तो मोतीलाल ओसवाल सोच रहे दैट Q4 जो आएगा, जो खत्म हो चुका है, इनका रिजल्ट आने वाला है, टू बी स्लाइटली बेटर विथ 1.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ। We think the early quarters of FY27 will be important to assess whether demand recovery in ER&D is gaining traction. In our view, FY27 should see a gradual acceleration as solution lead revenue scale. तो जैसे जैसे ये सोल्यूशन लीड रेवेन्यू जो है वो स्केल करेगा वैसे वैसे कंपनी को फ़ायदा मिलेगा एंड ये एक लॉन्ग टर्म इन नेचर प्रोसेस है, तो इससे भी बेनिफिट कंपनी को मिलने वाला है। तो 2026 तो ख़त्म हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो ये तो ख़त्म हो चुका है, तो इधर पे क्या होता है वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चल ही जाएगा। अभी का फोकस रहना चाहिए FY27 में कि FY27 में क्या मैनेजमेंट कह रहे कि रिकवरी आ रहा है धीरे धीरे करके, तो ये जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद कौन कॉल होगा, मैनेजमेंट वहाँ पे क्या बताते हैं, क्या गाइडेंस देते, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आगे स्टॉक में क्या होगा, रिकवरी आएगा, फास्ट रिकवरी आएगा, कब तक रिकवरी आ सकता है, वो सारा आंसर जो है ना वो Q4 के रिजल्ट में एंड उनके कॉन कॉल में छुपा हुआ होगा।
ओके। एंड उसके बाद लास्ट में एकदम नीचे अगर आ जाए तो वैल्यूशन एंड व्यू में बताया गया है दैट KPIT remains well placed to benefit from OEM's shift towards SDV supported by strong software engineering capabilities. We trim our estimation by 4% accounting for a miss on organic growth in Q3, softer near-term growth and slightly higher depreciation linked to Caresoft. तो ये जो एक्विजिशन हुआ है ना इसके चलते डिप्रिसिएशन भी नियर टर्म आपको ज़्यादा दिखेगा, तो वो भी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करने वाला है in near term with an expected EPS CAGR of 12% over FY25 to 28। मतलब FY25 तो खत्म हो चुका है, 26 भी खत्म हो चुका है, बचा हुआ है 27 एंड 28। एंड कंटिन्यूड लीडरशिप इन ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर वी इन्होंने बेसिकली बाई टारगेट प्रोवाइड किया है एंड 1350 का टारगेट इन्होंने प्रोवाइड किया है। अगर कोई KPIT में इन्वेस्टेड है थोड़ा सा और जानना चाहता है तो इधर पे वैल्यूएशन एंड चेंजेस टू आवर एस्टिमेट्स में पढ़ सकते हो और क्या क्या बताया गया है इस कंपनी के बारे में एंड इनके बिजनेस के बारे में कि कहाँ पे चेंजेस कर रहा है कंपनी। ठीक है, तो अभी अगर हम फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो FY26 जो खत्म हो चुका है वो दिया खत्म हो चुका है बट एक क्वार्टर का नंबर आना बाकी है। FY27 है, FY28 है। तो सेल्स आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये सारे नंबर सेल्स का जो है ना वो बिलियन में दिया गया है। देन पैट आपको मिल जाएगा, पैट 6.9 बिलियन, इसका क्या मतलब 690 करोड़। उसके बाद 950 करोड़ का जो पैट है वो रिपोर्ट हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो 2027 काफ़ी अच्छा आएगा ऐसा एक्सपेक्टेशन है। EPS के अंदर 29% ग्रोथ आ सकता है जबकि 2026 एक नेगेटिव ग्रोथ वाला ईयर होगा एंड 2028 में 18% का ग्रोथ आ सकता है। ये आप कह सकते हो पॉसिबिलिटी है, ये एक्सपेक्टेशन है। तो अभी 25 के पी के ऊपर स्टॉक आ चुका है एंड 25 के पी के ऊपर अगर ऐसा ऐसा ग्रोथ कंपनी पोस्ट करता है, आई थिंक कि ये ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा, ये ग्रोथ खराब नहीं है अगर सच में ऐसा आ जाता है। बट फिर भी ये ग्रोथ नंबर्स में भी काफ़ी चेंजेस हो सकता है Q4 का रिजल्ट आने के बाद, बट एज ऑफ नाउ जितना दिख रहा है ये अच्छा तो है। एंड EPS 40.9 रुपीज़ का होगा ऐसा एक्सपेक्टेशन है FY28 में। कितना? 40.9 रुपीज़ का। तो चलिए इसको लेकर थोड़ा सा खुद भी एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्या बैठ रहा है कैलकुलेशन। तो 40.9 रुपीज़ का या 40 का ही पकड़ लेते राउंड फिगर में, 9 छोड़ देते। तो 40 रुपये का अगर EPS कंपनी कर ले FY28 में एंड अभी जैसा ही PE रेशो मिले, लाइक 25 अभी मिल रहा है, 2 साल बाद भी 25 का ही मिलेगा क्योंकि अभी तो एकदम खराब समय है, एकदम पेसिमिज्म है, तब 25 का PE मिल रहा है। आगे भी अगर 25 का PE मिले कंपनी को तो 1000 पे स्टॉक जा सकता है। कब तक? FY28 तक हमने कैलकुलेट किया, 2 साल, FY27 एंड 28 2 साल। एंड आज स्टॉक जो है वो 700 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। ये एक रफ कैलकुलेशन है एंड कैलकुलेशन में हमने ये लिया कि 25 का पी मिलेगा। बट मान लो कि फिर एक बुल रन शुरू होता है, फिर IT सेक्टर में पेसिमिज्म खत्म हो जाता है, फिर ये 25 की जगह मान लो कि 30 के पी पे चला जाता है, 35 के पी पे चला जाता है क्योंकि एक टाइम पे तो इसको प्रीमियम वैल्यूशन मिलता था 50 का, 55 का, 60 का, 80 का। तो 25 का पी हो सकता है, इससे ज़्यादा मिल ही सकता है। तो अगर PE थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, मान लो 35 का मिल गया, एकदम बुल केस पकड़ लेते, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अगर हम 35 का पकड़ ले तो उस केस में 1400 तक स्टॉक जा सकता है, बट टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा। ये हम 2 साल का एक रफ कैलकुलेशन करें कि इतना तक जा सकता है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल वीडियो KPIT टेक्नोलॉजी के ऊपर एंड मोतीलाल ओसवाल का ये एक्सपेक्टेशन था एंड तब स्टॉक का प्राइस ज़्यादा भी था। ओके, इनका टारगेट भी हमने दिखा दिया आपको। तो ये दोस्तों ओवरऑल एक हमने रफ कैलकुलेशन किया, इसको कोई गारंटेड स्कीम मत पकड़ लेना। तो अभी KPIT में देखिए, अभी एक ना हम रियल डिस्कशन करने वाले हैं, लॉजिकल डिस्कशन करने वाले हैं कि KPIT का स्टॉक एक तो गिरा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मार्केट में अभी तक वैसा रिकवरी आ नहीं रहा है, तो IT स्टॉक्स भी उतना भाग नहीं रहे। बट जब भागेगा ना तो कहीं ना कहीं पे अगर IT सेक्टर में चलना है, जो टॉप के कंपनीज़ है, पॉपुलर कंपनीज़ है, तो कहीं ना कहीं पे मेरे को लगता है कि KPIT ये कंपनी से हो सकता है ज़्यादा कि कोफोर्ज जैसे कंपनी ज़्यादा तेज़ी से भागे। आज देख लेते कि कोफोर्ज कितने वैल्यूशन पे आ चुका है। तो अगर हम कोफोर्ज की बात करें, ये मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, वैसे तो 32 के पी के ऊपर आ चुका है। ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था एक टाइम पे। अगर मैं आपको इसका PE रेशियो दिखा दूँ तो एक टाइम पे ये भी 70 के ऊपर का वैल्यूशन जो है कमांड कर रहा था, बट आज ये भी 32 पे आ चुका है। काफ़ी बड़ा एक्विजिशन जो है ये कंपनी कर रहा है, तो कोफोर्ज जैसे कंपनी में भी काफ़ी फास्ट रिकवरी आ सकता है।
बट अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंपनी के साथ जाना है। मैं होता तो क्या करता, अगर मेरे को यहाँ पे मान लो कि मैंने 1000 पे निवेश किया, 1200 पे निवेश किया, ठीक है, आज 700 पे आ चुका है केपीआईटी का स्टॉक, मतलब बहुत लॉस हो रहा है। तो मैं क्या करता, या तो होल्ड कर लेता, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अभी भी होल्ड कर रहे हैं, बट मैं क्या करता, मैं अपना जो पोजीशन है शायद कुछ ऐसे कंपनी में चेंज करने की कोशिश करता जहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छा आ रहा है या आने का पॉसिबिलिटी है, चाहे वो आईटी सेक्टर से हो या दूसरे सेक्टर से हो, ठीक है। मैं किसी कंपनी का डायरेक्टली नाम नहीं ले रहा हूँ, बट वो चेंजेस मैं करने की कोशिश करता कि हाफ पोजीशन मैं केपीआईटी से दूसरे कंपनी में लेकर गया, तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन बढ़ गया, थोड़ा रिस्क भी कम हो गया, ठीक है। तो कोफर जैसे कंपनीज भी अच्छे, इनको भी देखा जा सकता है, केपीआईटी भी अच्छा है, बट अगेन Q4 देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एक टेंशन क्रिएट हुआ है, तो एक सॉफ्टर क्वार्टर आने का भी पॉसिबिलिटी है। ओके, बेसिकली टाइम देना पड़ेगा रिकवरी के लिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। एंड कोई भी नया अपडेट आता है केपीआईटी के ऊपर, स्टडी रिपोर्ट रिलीज होता है, वैसे तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप में मिल जाएगा, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं यूट्यूब में वीडियो पोस्ट कर दूंगा डिटेल में। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा एंड आपका क्या व्यू है आप कमेंट करके बता सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, दूसरे लोग पढ़ेंगे कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। अपना स्टडी भी आप कमेंट करके बोल सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो उसके लिए प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड वो टेलीग्राम पे कैसे ज्वाइन करना है नहीं पता तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या तो मेन टेलीग्राम ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे भी पता चल जाएगा, उसके पिन पोस्ट में दे रखा है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।